गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट के 2 लेक्चर में हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था सॉल्यूशन क्यू की जो कंसंट्रेशन टर्म्स थी और प्यारे बच्चों जो 2 न्यूमेरिकल्स थे। आज इस लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। प्यारे बच्चों, आपने सॉल्युबिलिटी छोटे क्लासेज में पढ़ी हुई है, 9th में 10th में। सॉल्युबिलिटी अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है? एक गिलास पानी में कितनी शुगर डिजोल्व होती है, कितना साल्ट डिजोल्व होता है। और प्यारे बच्चों, वाटर और ऑयल आपस में डिजोल्व नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स, ये सॉल्युबिलिटी अभी तक आप लोगों ने पढ़ी है, बट जो अब हम सॉल्युबिलिटी के बारे में डिफाइन करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो है कि किन किन चीज़ों पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, या और कोई फैक्टर भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी जो +2 क्लास में है आपकी, वो भी मैं स्टार्टिंग से बताने वाला हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिए। द सॉल्युबिलिटी is the solubility of any substance is defined as its maximum amount that can be dissolve in any solvent at specific temperature। प्यारे बच्चों, यहां पर सॉल्युबिलिटी 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, एक तो टेम्परेचर के ऊपर और एक प्रेशर के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, उनको डिफाइन करने के लिए मैं 2 कॉलम बना देता हूं। प्यारे बच्चों, जो किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है कि हम कितना सोल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में कितने टेम्परेचर के ऊपर मिला सकते हैं। जो आपका इसी के अंदर अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि सॉलिड्स लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होते हैं इजीली। आप शुगर के क्रिस्टल लीजिए जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वो पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स, मैं अब आप लोगों को एक पॉइंट बताता हूं, लाइक डिसॉल्व इन लाइक। वाटर और ऑयल आपस में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ऑयल और ऑयल आपस में डिसॉल्व हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ सब्सटेंस दूसरे सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व होने देते हैं और कुछ सब्सटेंस किसी अदर सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं होने देते। जैसे कि एंथ्रासीन और नेफ्थलीन वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं, बट वो बेंजीन के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। और ऐसे प्यारे बच्चों, जो शुगर आपकी चीनी और जो सॉल्ट नमक है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, पर प्यारे बच्चों वो बेंजीन के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो उन्हीं के लिए मैंने एक बात लिख दी है, लाइक डिसॉल्व इन लाइक सॉल्यूशन।
दूसरा प्यारे बच्चों एक वर्ड आता है आपका यहाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। आप एक पानी का ग्लास लीजिए, उसमें 1 टीस्पून शुगर डालिए, 2 टीस्पून डालिए, 3 टीस्पून डालिए। आप जैसे उसमें 4th टीस्पून शुगर डालते हैं प्यारे बच्चों, वो कुछ तो डिजोल्व हो जाती है पर कुछ उस पानी के अंदर रह जाती है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ आप 5वीं टीस्पून उसमें डालिए, तो स्टूडेंट्स वो 5वीं टीस्पून उसके अंदर डिजोल्व नहीं होती है। मतलब क्या है कि वाटर इतना ही शुगर अपने अंदर डिजोल्व करवा सकता था, तो उसमें एक पॉइंट आता है जब उसमें और ज़्यादा चीनी नहीं मिलती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों सैचुरेशन पॉइंट, और उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन अ सॉल्यूशन when we add any solute to an extent it dissolves, but at point it stops dissolving. This is saturated point, और इस पॉइंट पे प्यारे बच्चों जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जो कि है आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस। ये एक सिंपल ही प्रोसेस है। आप एक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट लगातार डिसोल्व कर रहे हैं, जैसे ही उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस। और प्यारे बच्चों ये प्रोसेस आपने 9th में 11th में इन क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अब मैं आपको 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, एक तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और एक इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्यारे बच्चों ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो कि टेम्परेचर का इफेक्ट हमें सोल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा ये बताता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स डिसोल्यूशन प्रोसेस में आपके पास 2 टाइप के सॉल्यूशन आएंगे। एक आता है प्यारे बच्चों एंडोथर्मिक, जिसके लिए डेल्टा सॉल्यूशन H ग्रेटर देन 0 होता है। और प्यारे बच्चों दूसरा आएगा आपके अंदर एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन, जिसके अंदर डेल्टा सॉल्यूशन H आपका लेस देन 0 आता है। प्यारे बच्चों ये ली चैटलियर प्रिंसिपल डायनेमिक इक्विलिब्रियम के ऊपर ही काम करता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मींस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट चेंज हो जाते हैं प्यारे बच्चों सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन एक स्टेज के बाद दोबारा इनमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उस स्टेज को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों इक्विलिब्रियम। और अगर ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है तो उसको हम बोल देते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम।
डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, अब मैंने दो कंडीशन बताई, डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक भी हो सकता है और डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। अब देखना, इन दिस केस इफ वी राइज द टेम्परेचर then solubility also increases। और दूसरा केस जो कि एक्सोथर्मिक है, if we rise the temperature then solubility decreases। स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये ली चैटलियर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए और उसमें भी प्यारे बच्चों दो केस आते हैं, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक केस के अंदर अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, और प्यारे बच्चों एक्सोथर्मिक के अंदर अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल ही आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड बताता है। अब प्यारे बच्चों जो आपका दूसरा इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों बहुत ज़्यादा मीन्स हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ये मेरे पास एक सॉलिड है, ये बहुत ज़्यादा इनकम्प्रेसिबल एक चौक है, इसको मैं बोल सकता हूँ सॉलिड है। ये भी हाईली इनकम्प्रेसिबल है। प्यारे बच्चों, ऐसे ही लिक्विड्स होते हैं, उनके ऊपर भी आप कंप्रेस करते हो तो कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, थोड़ा सा नेग्लिजिबल कोई इफेक्ट पड़ जाए तो पड़ जाए। पर प्यारे बच्चों, सॉलिड्स तो बिल्कुल इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो इनमें मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, जो प्रेशर का इफेक्ट है भाई, अगर आप सॉलिड्स को किसी के अंदर मिला रहे हो और उसको आप दबा ही नहीं पाए, इट मीन्स वो टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो प्यारे बच्चों वो उसके अंदर इजीली डिसॉल्व भी नहीं होगा। तो इसमें हम लिख देते हैं, as we know that solids are highly incompressible, so pressure does not have significant effect on solubility of solids in a लिक्विड। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, वो भी डिसोल्यूशन प्रोसेस। वन केस इज एंडोथर्मिक एंड अदर केस इज एक्सोथर्मिक। अगर केस एंडोथर्मिक आता है, आप एक सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिलाते हो और वो एंडोथर्मिक सॉल्यूशन आ जाता है, मीन्स जिसमें आपको हीट देनी पड़े, तो प्यारे बच्चों आप अगर उसका टेम्परेचर सॉल्यूशन का राइज करते हो तो ऑटोमेटिकली सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और अगर वो एक्सोथर्मिक आता है, इट मीन्स वो हीट रिलीज कर रहा है, तो प्यारे बच्चों आप जैसे ही उसको टेम्परेचर राइज करते हो सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और प्रेशर का आप लोगों ने देखा
कोई भी ऐसा खास इफेक्ट नहीं पड़ता है सोल्युबिलिटी के ऊपर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।